सूर्य सरल अध्ययन माला एमए इतिहास तृतीय सेमेस्टर पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। इसकी आज हम यूनिट करने वाले हैं इकाई 4, जिसमें हम प्रमुख दार्शनिक स्थल ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, गोलकुंडा को इसमें कंप्लीट करेंगे। प्रमुख दार्शनिक स्थल ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और गोलकुंडा। किन्हीं 3 स्मारकों का विस्तार से बताइए। निम्न स्मारकों की व्याख्या कीजिए। पहले आते हैं ताजमहल, हुमायूं का मकबरा और गेटवे ऑफ इंडिया। पहले आता है ताजमहल। भारत का सर्वप्रमुख पर्यटन आकर्षण एवं स्मारक संगमरमर में ढला स्वप्न ताजमहल संसार का 7वां आश्चर्य माना जाता है। इसका निर्माण प्रसिद्ध मुगल शासक शाहजहां के द्वारा अपनी प्रिय पत्नी अंजुमन बानो बेगम मुमताज़ की स्मृति में करवाया गया था। मुमताज़ की मृत्यु तत्कालीन खानदेश के बुरहानपुर नगर में हुई थी। मुमताज़ महल के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए शाहजहां ने एक स्मारक बनवाने का निश्चय किया और दूर दूर से भवन निर्माण कला में विशेषज्ञ को बुलाया गया। आगरा में यमुना नदी के तट पर 1631 में उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और ताजमहल 1653 में पूर्ण हो गया। सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत थी जो किसी मुगल ने बनवाई थी। शाहजहां अपने दादा अकबर की भांति लाल पत्थर को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने इसे पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से ही बनवाया था। ताजमहल के अंदर और बाहर चित्रकारी एवं जड़ाई का काम बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इसके सुंदर प्रवेश द्वार में से होकर जब पर्यटक अंदर पहुंचता है तो एक आयताकार अहाता उसके सामने होता है और अहाते में सुंदर कक्ष बने हुए हैं जिनके आगे मेहराबी बरामदे हैं। अहाते के अंदर एक वर्गाकार बगीचा है। उसके ऊपरी सिरे पर एक संगमरमर का चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे के ऊपर मुमताज महल का सफ़ेद रंग का संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल एक 4 मीनारों तथा बीच में विशाल गुंबद वाली संरचना है। इसकी मुख्य इमारत 108 फीट ऊंची है। प्रत्येक कोने पर एक छतरी जैसी संरचना बनी हुई है। ताजमहल के जो केंद्रीय कक्ष है उसके अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें बनी हुई हैं। ताजमहल के बाहर और भीतर खुदाई, जड़ाई और चित्रकारी का काम इतने अच्छे ढंग से किया गया है कि इसकी सुंदरता लोगों को मुग्ध कर देती है। इसकी पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। मकराना जिस सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसके निर्माण में किया गया है, केवल उसका प्रयोग से ही इसका यह सुंदरता आ गई है। इसके लिए यह जगत प्रसिद्ध है। ताजमहल इसी कारण से दुनिया में सबसे खूबसूरत इमारत बन गई है। इसके संबंध में प्रख्यात कला मार्मिक पारसी ब्राउन ने अपना कथन दृष्टवत किया है कि दिन के हर समय के लिए, हर आकाशीय परिवर्तन के लिए ताजमहल के अपने अलग अलग रंग हैं। जैसे प्रातः काल में उषा के हल्के शॉपनील रंग, दोपहर को चकाचौंध उत्पन्न करने वाली सफ़ेदी एवं चांदनी में ठंडा सौंदर्य, जबकि इसका गुंबद वायु में किसी पतली हल्की वस्तु की तरह तारों के बीच जैसे एक बहुत बड़े मोती की तरह लटका रहता है। लेकिन ये कोई भी रंग धूमिल बेला के उन उड़ते हुए कुछ कणों में रंग को नहीं पा सकते जिनकी आभा हल्की और सुंदर गुलाबी हो पड़ती है या हो उठती है। सर एडवन आर्नेस्ट ने ताजमहल के विषय में लिखा है, ताजमहल तुम अन्य इमारतों की भांति इमारत नहीं हो, अपितु एक सम्राट के प्रेम की गर्वित प्रेरणा हो, जिसे चमकते हुए कल्पना जगत की जीवन पाषाणों में मूर्तिमान कर लिया गया है। इसके साक्षात सौंदर्य रूपी शरीर में आत्मा एवं मस्तिष्क दोनों ही विश्राम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा इमारत परिषद मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट नजीमुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन, जिनका शासन 1268 की समथिंग और 1200
87 तक रहा है। इनके पुत्र तत्कालीन सुल्तान कैकुबाद की राजधानी हुआ करती थी। यह मुख्य इमारत में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसके हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राष्ट्रीय लोगों के भी कब्र हैं। यह एक समूह विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है और भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही चार बागान शैली है जिसमें भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के द्वारा आदेश अनुसार 1562 में बनवाया गया था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक और उनके पिता मिराक गयासुद्दीन थे। इन्हें अफगानिस्तान के हेरत शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी और भारतीय उपमहाद्वीप में चार बागान शैली का प्रथम उदाहरण बनी थी। यह सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था। 1993 में इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। इस परिषद में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा इसमें हामिदा बानो बेगम, उनके बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौलत एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्र स्थित है। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में एक बड़ा बदलाव देखा गया है जिसका प्रमुख अंग चार बागान शैली के उद्यान थे। ऐसे उद्यान भारत में इससे पूर्व कभी नहीं देखे गए थे। इसके बाद अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बन गए। ये मकबरा मुगलों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग-ए-बावर से एकदम भिन्न बनाया गया है। अकबर के साथ ही मतलब जो बाबर है उसके साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। अपने पूर्वज तैमूर लंग के समरकंद उज्बेकिस्तान में बने मकबरे पर आधारित ये इमारत भारत में आगे आने वाले मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बनी। ये स्थापत्य अपने चरम पर ताजमहल के साथ पहुंचा और यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव उनकी हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। संत निज़ामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे और उन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफ़ी सम्मान दिया जाता था। उनका तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा के निकट ही चिल्ला निज़ामुद्दीन औलिया में स्थित था। नेक्स्ट आता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया यह भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में बना एक विशाल द्वार है। यह भारत में ब्रिटिश राज के कुछ गिने चुने स्मारकों में से एक है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात भारत आने वाले अंग्रेज समुद्री रास्ते से मुंबई के समुद्र तट पर उतरकर ही भारत पहुंचे थे। इस प्रकार अनौपचारिक रूप से मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार मान लिया गया और 2 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी ने भारत की धरोहर पर अपने कदम रखकर अपने भारत दौरे को प्रारंभ किया। इस अवसर पर उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया। भारत के इस प्रवेश द्वार का उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रेडिंग के द्वारा किया गया था। भारत का प्रवेश द्वार न केवल मुंबई बल्कि संपूर्ण भारत के स्मारकों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके सामने ही टाटा समूह की भव्य ताजमहल होटल स्थित है। इस होटल के कारण इस द्वार की खूबसूरती और भव्यता में वृद्धि हो जाती है। यह प्रवेश द्वार मुंबई आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य पर्यटन स्थल है और यह लोगों की हर समय भीड़ बनी रहती है। यहाँ लोग छोटी छोटी मोटर बोटों में बैठकर समुद्र यात्रा का आनंद लेते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है दिल्ली के इतिहास एवं पर्यटन पर एक निबंध लिखिए। दिल्ली के दार्शनिक स्थलों का वर्णन कीजिए। दिल्ली का इतिहास एवं पर्यटन। भारत की राजधानी दिल्ली की सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ भारतीय इतिहास के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया है। शहर का इतिहास महाभारत के जितना ही पुराना है। इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहाँ कभी पांडव रहा करते थे। साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ के आसपास 8 शहर जैसे लालकोट, दीनपनाह किला,
राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपनाह, तुगलकाबाद एवं शाहजहानाबाद बसे हुए थे। तो दिल्ली के आसपास कौन कौन से 8 अलग शहर थे? पहले आते हैं लालकोट, दीनपना किला, किला राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपनाह, तुगलकाबाद और शाहनवाजाबाद। शहर 5 शताब्दी में से भी अधिक समय से दिल्ली राजनीतिक उथल पुथल की गवाह रही है। यहाँ खिलजी और तुगलक वंश के बाद मुगलों ने भी शासन किया है। वर्ष 1192 में अफगान योद्धा मोहम्मद गौरी ने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया और 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले ने सल्तनत का खात्मा किया और लोधी, जहां दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुए, उसके बाद बाबर ने सत्ता संभाली, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आरंभिक मुगल शासकों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली शाहजहां है उसके द्वारा पुरानी दिल्ली की दीवार के निर्माण के बाद से ही यह शहर अपनी स्थिति स्थायी गद्दी बन गया था। दिल्ली राजधानी था, शाहजहां ने इसको स्थायी गद्दी बना दिया। हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम शासकों तक दिल्ली का शासन एक शासक से दूसरे शासक के हाथों में जाता रहा। शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम से सींची हुई है। प्राचीन काल से ही पुरानी हवेलियां और इमारतें खामोश खड़ी हैं, किंतु इनकी खामोशियां अपने मालिकों और उन लोगों की सदाएं देती हैं जो सैकड़ों वर्षों तक इसमें पहले रहे थे। 1803 में शहर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। 1911 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह शहर पुनः प्रशासनिक और शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया, किंतु शहर की प्रतिष्ठा की वह अपनी गद्दी पर बैठने वालों को बदलती रही है। इसमें ब्रिटिश एवं वे वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने का गौरव हासिल हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दिल्ली के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल पहले आते हैं लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कमल मंदिर, जामा मस्जिद, नेशनल रेल टूरिज्म, इतनी है। पहला कौन सा है? लाल किला। लाल किला मुगल वास्तुकला द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बना यह सुंदर किला यात्रियों को आकर्षित करने वाला प्रमुख स्थान है। यह बहुत सी अलग अलग तरह की जगहों का संगम है। इसमें संग्रहालय देखने को मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प एवं सजावटी सामान, कृत्रिम गहने आदि इसमें मीना बाजार में जगमगाते हुए मिलेंगे। कारीगरों ने इतनी महीनता से इसका हर कोना उकेरा है कि तारीफ किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। यहाँ आकर आप दिल्ली की फ़ोटो लेकर एक सुंदर नज़ारा अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं और शाम के वक्त यहाँ का लाइट और साउंड शो तो आपको बेहद पसंद आएगा। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। फिर आता है इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन की सीध में बना हुआ यह प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर उन शहीदों के नाम को भी लिखा गया है। अगर आप दिल्ली दर्शन के लिए आए तो यहाँ जाना नहीं भूलें। रात दिन आंधी तूफान साल के हर दिन यहाँ जलती अमर जवान ज्योति उन वीरों की दास्तान बयां करती है। अपने देश प्रेम को थोड़ा जागृत करने हो तो आप इनकी वीरता के गवाह बन सकते हैं। आसपास का बगीचा भी वह हर वक्त होती चहल पहल भी आपको अपनी तरफ खींचेगा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस इमारत को दिल्ली की ऊंची इमारत में बनवाया गया था। यह ईरानी वास्तुकला का भव्य उदाहरण है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह सबसे नामी दिल्ली पर्यटन स्थल है। इसके समीप ही एक लौह स्तंभ बना है। इसकी खासियत यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। आसपास की हरियाली एवं पिकनिक स्थल के तौर पर भी लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। फिर आता है हुमायूं का मकबरा।
सदियों बाद भी अपनी सुंदरता बरकरार रखते हुए इस स्थान को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। लाल पत्थर और संगमरमर के संगम से बना यह मकबरा भी मुगल वास्तुकला का प्रशंसनीय उदाहरण है। यहाँ हुमायूं के साथ साथ मुगलों के कुछ खास सदस्यों की समाधि बनाई गई है। ऊंची ऊंची पथरीली सीढ़ियाँ, बड़े बड़े कलात्मक दरवाजे प्राचीनता को बखूबी दर्शाते हैं। चारों तरफ से हरी घास और घने पेड़ों से समाहित चौतरे घरों की याद दिलाते हैं। फिर आते हैं अक्षरधाम मंदिर। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में शामिल यह स्वामी नारायण मंदिर आपको बहुत चक्का कर देगा। एक बार अंदर घुसने के बाद आप इसके हर कोने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। यह दिल्ली का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। आप यहाँ आकर बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भूल जाएंगे। ये मंदिर अगर अगर अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इसमें नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम के समय होता है, वाटर शो, ये सभी आपको बेहद आनंद से भर देगा। अगर आप समय निकाल कर आएंगे तो मौजूदा हर कोने को बखूबी परख पाएंगे। सुबह 9:30 से 6:30 बजे तक आपको ये मंदिर खुला मिल जाएगा। फिर आते हैं छतरपुर मंदिर। दक्षिणी दिल्ली में स्थित यह मंदिर आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान जी, लक्ष्मी जी जैसे कई भगवानों की भव्य मूर्तियां आपको भक्ति की दुनिया में ढकेल देंगी। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो यहाँ आकर आपकी भक्ति में लीन हो सकते हैं। आपके मन को अत्यंत शांति मिलेगी। मुख्यतः यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। 70 एकड़ की जमीन में फैले इस मंदिर की वास्तुकला भी सराहनीय है। इस्कॉन मंदिर, इसकी भव्यता का प्रदर्शन करता यह मंदिर आपको बेहद रोमांचक लगेगा। भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित इस मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यह सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं बल्कि एक म्यूजियम, रेस्टोरेंट, शादी पार्टियों का भी केंद्र है। शाम के वक्त रंगीन लाइटों से सुशोभित मंदिर आपको हैरान कर देगा, इसलिए यह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पंडितों द्वारा बहुत कड़े नियमों से पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। फिर आते हैं कमल मंदिर। बहाई स्थल कही जाने वाली यह जगह उपासना का केंद्र है। बहाई स्थल जहां आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो यह उपासना स्थल है और यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि उपासना करने के लिए किसी भगवान के नाम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। यह कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है। कमल की फूल शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है। इसी को दिमाग में रखते हुए इस स्थान का निर्माण किया गया है। फिर आती है जामा मस्जिद, भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक। यह पुरानी दिल्ली में स्थित मस्जिद है। इंडो इस्लामिक एवं मुगल वास्तुकला से बनी हुई यह मस्जिद शाहजहाँ की सबसे प्राचीन इमारत है। यह एक समय पर 25,000 श्रद्धालु अपनी आस्था को रास्ता देते थे। ईद पर लोगों को यहाँ भीड़ भाड़ उमड़ती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह के वक्त आना उचित होगा। प्रवेश करने के लिए आपको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं होती। यह एकदम मुफ्त है। यह अगर आप कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो आपको शुल्क अदा करना होगा। फिर आते हैं नेशनल रेल म्यूज़ियम। पुरानी रेलों को विरासत के तौर पर यहाँ रखा गया है, जिसमें कुछ टॉय ट्रेन भी शामिल हैं। इसमें इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेनें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ आपको शाही रेलों की सैर के साथ साथ ही रेस्टोरेंट में अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। यहाँ तस्वीरें खींचना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें से कुछ रेलों की राइड आपको रोमांचित कर देगी। बच्चों के लिए यह स्थान सबसे उचित है। फिर आता है हैदराबाद के इतिहास एवं पर्यटन पर एक लेख लिखिए। हैदराबाद के दार्शनिक स्थलों के बारे में बताइए। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में स्थापित किया गया था। इसके बाद लगभग 100 सालों तक कुतुब शाही राजवंश ने यहाँ राज किया है। 1700 के दशक में मुगलों ने हैदराबाद को हथियाने के लिए बहुत से प्रयास किए और 1724 में मुगल वायसराय आसिफ जहाँ द्वारा कुतुब शाही राजवंश को हरा दिया गया। हैदराबाद में अपना राजवंश शुरू किया गया। इसने हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया।
निज़ाम ब्रिटिश राज के समय तक एक राजशाही राज्य पर बने रहे। इनकी राजधानी स्वयं हैदराबाद थी। हैदराबाद राजधानी के तौर पर 150 वर्षों तक रहा है। आज़ादी के बाद 1948 में इसे भारतीय संघ में बनाया गया, मतलब मिला लिया गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना प्रदेश अलग हो गया, जिसके बाद हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बन गया। फिर आता है हैदराबाद के दार्शनिक स्थल। पहले आता है चार मीनार, फलकनुमा पैलेस, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हुसैन सागर लेक, सामीपेट, बिरला मंदिर, सलारजुग संग्रहालय, मक्का मस्जिद, उस्मान शाह सागर और रामोजी फिल्म सिटी। ये सब हैदराबाद में मिल जाएंगे। तो पहले कौन सा है? चार मीनार। हैदराबाद जो कि पहली जगह घूमने के लिए याद आती है, यह है चार मीनार, जहाँ आगरा, जैसे आगरा में ताजमहल, पेरिस में एफिल टावर है, वहाँ की शान है, उसी तरह चार मीनार हैदराबाद की शान है। यह शहर दिल एवं मतलब बीचों बीच स्थित है। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा स्मारक को बनवाया गया था। चार मीनार की जो वास्तुकला है वह साजिया शैली को दर्शाता है। स्मारक के निर्माण के पीछे का कारण एक घातक महामारी थी जो उस अवधि के दौरान कई लोगों की जान ले रही थी। लोगों की चौकसी करने के लिए इस स्मारक का निर्माण कराया गया था, जहाँ चारों मीनारें 4817 मीटर लंबी हैं। चार मीनार के अंदर एक मस्जिद है और 45 प्रार्थनाओं के लिए रिक्त स्थान भी है। शहरों की मतलब जो शहर है उसके बीचों बीच स्थित होने के कारण अत्यधिक भीड़ वाला इलाका है। इसके आसपास बाजार भी लगते हैं जहां सस्ते में चीज़ें खरीदी बेची जा सकती हैं। फिर आते हैं फलकनुमा पैलेस। यह सुंदर पैलेस ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे फलकनुमा कहा जाता है। इसका मतलब होता है आसमान का आईना। महल इटली के एक वास्तुकार द्वारा 5वें पैगाह अमीर के लिए बनवाया गया था। इसके बाद में निज़ाम ने इसे जीत लिया। निज़ाम को किलों में बहुत शौक था। उन्होंने पैलेस में जगह जगह की मूर्तियाँ, चित्रकारी, फर्नीचर दुनिया के हर कोने से मंगवाया था। यहाँ शाम को साउंड और लाइट शो होता है जो कि गोलकुंडा किले के इतिहास को बताता है। इसकी अभी ताज ग्रुप द्वारा देखरेख की जा रही है। इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में निर्मित कराया जा रहा है। फिर आता है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। हैदराबाद के बहादुरपुर में 300 एकड़ में फैली हुई इस पार्क में 1500 से भी ज़्यादा जानवर हैं। यहाँ 1959 में स्थापित किया गया था और 1963 इसका उद्घाटन किया गया। इसको शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पर सफ़ेद बाघ, गैंडे आदि बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भारतीय कोबरा, स्टार कछुआ और बड़े विशाल कछुए भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हाथी की सवारी भी की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर लॉयन सफारी पार्क, बच्चों के लिए ट्रेनें एवं प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट आता है हुसैन सागर लेक। यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित लेक है। यह सिटी सेंट्रल में से केवल 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को जोड़ता है। इसे जुड़वा शहर कहा जाता है। इन्हें 1562 AD में इब्राहिम कुली कुतुब शाह की अवधि के दौरान इस लेक को खुदाई की शुरू की गई थी। लेक के बीचों बीच बुद्धा की प्रतिमा है जो कि 16 मीटर ऊंची है। इस लेक में नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। इस लेक में वाटर स्पोर्ट जैसे क्रूज, स्काइंग, पैरासेलिंग आदि भी होते हैं। इस लेक के आसपास और भी जगह घूमने की हैं। इसके पास NTR गार्डन, संजीवा पार्क, लुम्बिनी पार्क है जिसके छोटे बड़े सभी इंजॉय कर सकते हैं। फिर आता है सामी पेट। मानव निर्मित इस लेक में
आप प्रकृति की मनोरम छटा को देख सकते हैं। इस सुंदर लेक का निर्माण निज़ाम के समय हुआ था। यहाँ हिरणों का एक उद्यान भी है जहाँ आप बड़ी मात्रा में हिरण देख सकते हैं। साथ ही कुछ तरह की पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ किसी पिकनिक की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है जहाँ प्रकृति का सुंदर नज़ारे के साथ साथ अच्छी आवास सुविधा भी उपलब्ध है। आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर मजे ले सकते हैं। नेक्स्ट है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर हुसैन सागर के दक्षिण के आखिरी में काली पहाड़ी पर स्थित है और यह एक सुंदर सफ़ेद मार्बल पत्थर से बना हुआ, मतलब सफ़ेद मंदिर है। और कहाँ बना है? काली पहाड़ी बना है। कहाँ पर? हुसैन सागर के दक्षिण में। इस मंदिर की बनावट आपको दक्षिण भारत और आर्यन मंदिरों के जैसी लगेगी। पहाड़ी में बने इस मंदिर में खड़े होकर आप लेक की सुंदरता को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ से पूरा जो शहर है वह अच्छे से दिखाई देता है, जैसे उस आपको सुंदर अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। मंदिर में वेंकटेश भगवान की मूर्ति है। इस प्रतिमा को तिरुमाला तिरुपति की मूर्ति की रिप्लिका कहा जाता है। इस मंदिर के पास ही बिरला ज्ञान संग्रहालय भी बनाया गया है, मतलब थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए। नेक्स्ट आता है सलारजुंग संग्रहालय या सलारजंग संग्रहालय भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। इसका निर्माण 1951 में हुआ था। इस संग्रहालय में सलार जंग तृतीय के समय की वस्तुओं को रखा गया है। इस संग्रहालय को भारतीय कला एवं यूरोपियन कला, मध्य पूर्व की कला, सुदूर पूर्वी कला एवं बच्चों के लिए एक अनुभाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संग्रहालय में दुनिया की विभिन्न भागों की प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं। भारतीय मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, फारसी कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, जेड नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी आदि चीज़ें भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है मक्का मस्जिद। मक्का का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ था। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने करवाया था। यह हैदराबाद के 6ठी शताब्दी के सुल्तान थे। 6ठे शाही सुल्तान ने शताब्दी सुन है। इस मस्जिद के निर्माण में लगभग 8000 मजदूर लगे थे। मोहम्मद कुतुब शाह ने व्यक्तिगत रूप से इस मस्जिद की आधारशिला रखी थी, मतलब खुद गए थे और इस मंदिर की आधारशिला को रखा था मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट आता है उस्मान सागर। उस्मान सागर का निर्माण 1920 में मूसी नदी में किया गया था ताकि हैदराबाद के लोगों को पीने का पानी मिल सके। और वो कहाँ पे बनाया गया था? मूसी नदी पे बनाया गया था 1920 में। साथ ही यहाँ के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए उस्मान सागर का निर्माण किया गया था। 1908 में हैदराबाद शहर में एक बड़ी बाढ़ आपदा आई थी जिससे कई जानें गई थीं। इसका निर्माण हैदराबाद के अंतिम निज़ाम उस्मान अली खान के शासनकाल में हुआ था, इसलिए उसके नाम पर ही इस लेक का नाम रखा गया है। यहाँ मनोरंजक पार्क, रिसोर्ट आदि हैं जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। आज ये लेक सिर्फ मनोरंजन का साधन है, इससे पानी की आपूर्ति नहीं की जाती। नेक्स्ट आता है रामोजी फिल्म सिटी। हैदराबाद के मुख्य आकर्षण में इसका नाम भी शामिल है। रामोजी सिटी दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत फिल्म स्टूडियो या थीम पार्क है जो कि 1667 में फैली हुई है। इसे एशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों एवं मनोरंजन केंद्र में भी शामिल किया गया है। अभी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो के रूप में शामिल किया गया है। 1996 में खुला था। यह हैदराबाद से विजयवाड़ा हाईवे पर स्थित है जहां जाने में आपको सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। इस थीम पार्क में मनोरंजन के लिए बहुत से साधन हैं, इसके लिए पूरे दिन भी कम पड़ जाएगा यहाँ देखने के लिए। यहाँ बहुत सी फिल्में, टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। नेक्स्ट आता है जयपुर के इतिहास एवं पर्यटन पर प्रकाश डालिए। जयपुर के दार्शनिक स्थलों का वर्णन कीजिए। चलिए हम चलते हैं जयपुर। इसको कहा जाता है गुलाबी शहर। जयपुर में सत्ता में रहने के लिए कई सालों तक कड़ा संघर्ष हुआ है। 1948 तक जयपुर एक रियासत रहा है। हालांकि 1790 में लड़ी गई पाटन की लड़ाई में जयपुर मराठाओं के खिलाफ हार गया था। जयपुर पर सबसे पहला शासन सवाई जय सिंह ने किया था। उसके बाद ईश्वरी सिंह और फिर कछवाहा वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। जयपुर 7 अगस्त 1949 को भारतीय संघ का हिस्सा बना। जयपुर शहर का निर्माण आमेर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जय सिंह की जो जयपुर है उसकी वास्तुकला किसके द्वारा तैयार की गई है?
विद्यासागर भट्टाचार्य ने यहाँ के वास्तुकार रहे हैं, उन्होंने इसको तैयार करवाया है। कहा जाता है कि शहर को वेल्स के राजकुमार के स्वागत की खुशी में गुलाबी या गेरुआ रंग से रंगारंग कर दिया गया था, तभी से इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला शहर है जिसे विशाल शास्त्र के अनुसार योजनाबद्ध रूप से तैयार किया गया है। जयपुर हिंदू वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और इसका निर्माण 8 भाग मंडलों में किया गया था। बताया जाता है कि राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के पास खगोल विज्ञान का अच्छा ज्ञान था और उन्हें शहर की योजना बनाने में नंबर 9 और उनके गुणों को महत्वपूर्ण रूप में प्रयोग किया है। गणकों का महत्वपूर्ण इन्होंने प्रयोग किया है। फिर आता है जयपुर के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल। पहला है हवा महल, दूसरा है सिटी पैलेस, तीसरा है नाहरगढ़ का किला, चौथा है अजयगढ़ का किला, पांचवा है जल महल, छठवा है पिंक सिटी बाजार और सातवां है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम और आठवां है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर हैदराबाद में भी था, यहाँ पे भी है जयपुर में। आमेर किला या महल, जंतर मंतर, राज मंदिर सिनेमा, सिसोदिया रानी गार्डन और वर्ल्ड ट्रेड पार्क यहाँ पर स्थित हैं जयपुर में। तो चलिए पहले हम देखते हैं हवा महल। महाराजा सवाई सिंह के द्वारा यह महल आदम खूबसूरती का प्रतीक है। यह महल शाही महारानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वो गली मोहल्लों में होने वाले त्योहार, उत्सव एवं हलचल की दर्शक बन सकें। इसे हिंदू, राजपूत एवं इस्लामिक वास्तुकला के द्वारा बनवाया गया है और इसमें 953 झरोखे हैं जहाँ से आप आसपास के नज़ारों को बखूबी देख पाएंगे। झरोखों से गुजरती हवा आपको सुकून के शहरों में ले जाएगी और वहाँ पहुंचकर आप आनंद की मदमस्त हवा को बटोरते नहीं थकेंगे। सिटी पैलेस आता है नेक्स्ट। इसे इतिहास, वास्तुकला और फोटोग्राफी, अगर आप इन तीनों में से किसी एक के भी शौकीन हैं तो आपको यहाँ का जाना चाहिए। ख़ास तौर पर यहाँ से आपको पूरे जयपुर को अपनी आँखों में समेट सकते हैं और इसके सौंदर्य के गवाह बन सकते हैं। अपने कैमरे में ढेर सारी तस्वीरों को कैद कीजिए और जिसके द्वारा आप एक बेहद सुंदर याद को सजो पाएंगे। नेक्स्ट आता है नाहरगढ़ का किला। जयपुर शहर का मशहूर किला है जो लोगों के बीच पिकनिक स्पॉट के लिए लोकप्रिय है। यहाँ से आप जयपुर आमेर शहर का नज़ारा देख पाएंगे। इनकी खूबसूरती रात में बेहद निखर जाती है। यहाँ का सिर्फ नज़ारा ही खूबसूरत नहीं है बल्कि किले में जो मौजूद रेस्टोरेंट है वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का बैक्स म्यूज़ियम भी देखने के लिए आते हैं लोग। फिर आता है जयगढ़ किला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जीत का स्थान। अगर आप हथियार आदि को देखने के शौक़ रखते हैं तो आपको यहाँ जाना चाहिए। यहाँ राजपूत महाराजाओं के प्राचीन हथियार, तोप उनको देखने को आपको मिल जाएंगी। 3 किलोमीटर की दूरी में यह फैला हुआ किला आमेर नाहरगढ़ किले के समीप ही स्थित है। फिर आता है हमारा जल महल। मानसागर झील के ठीक बीचों बीच स्थित यह किला महाराजा जय सिंह द्वितीय ने मुख्य तौर पर शिकार के अड्डे के रूप में बनवाया था, लेकिन यह लोगों के लिए एक अन्य कारण से मशहूर है जो भी प्रवासी पक्षियों की झलक है। आप यहाँ बहुत से खूबसूरत पक्षियों को देखकर अपनी यात्रा को यादगार बना पाएंगे। लंबे लंबे रास्ते पर चलकर आपको शांति का आभास होगा। फिर आता है पिंक सिटी बाज़ार। यह 4 अलग अलग बाज़ारों का मिश्रण है जहाँ आपको राजस्थानी जूती से लेकर जयपुरी दुपट्टे, सजावटी सामान मिलेंगे। तो आइए अपनी चाह आजमाइए। उंगलियां चाटने वाले पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है, आपकी चाहतों को उड़ान दीजिए ताकि कुछ छूटने ना पाए। फिर आते हैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। वेल्स के राजकुमार एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर यह संग्रहालय बहुत ही अद्भुत चीज़ों का केंद्र है। यहाँ आपको भारत के अलग अलग भागों की चित्रकला देखने को मिल जाएगी। यह भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में जानने का सबसे प्राचीन स्थल है और इसलिए इसका अलग महत्व है। यहाँ मिस्र की मम्मी भी है जो कुछ वक्त से लोगों के बीच काफ़ी चर्चे में है। ये जयपुर के सबसे खूबसूरत सुंदर दृश्य स्थानों में से एक है। नेक्स्ट आता है बिरला मंदिर। यह जयपुर के सबसे मशहूर दार्शनिक स्थल में से एक है और
जो भी हो, यह लक्ष्मी नारायण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। कई लोग देश के अलग अलग कोने से इसके दर्शन करने आते हैं। इसकी शोभायमान वास्तुकला एवं मंदिर में रखी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बेहद आकर्षक है। इनकी अंदरूनी दीवार हिंदू धर्म के दृश्यों को दिखाती हैं। आमेर किला एवं महल राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया। यह महल लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से बनाया गया है। इसे इतने उम्दा तरीके से बनाया गया है कि आप देखते ही सब हो जाएंगे। इसकी दीवारों को ऊंचा ऊंचा बनाया गया है ताकि दुश्मनों के बारों से बचाया जा सके। यहाँ से आपको मऊटा झील की अद्भुत सुंदरता को देखने को मिलेगी। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दृश्य आप इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। दीवारों पर चित्रकला और उसके आभूषण से सजी कलाकृति चार चार लगा देती हैं। फिर आते हैं जंतर मंतर। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाए गए इस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थान दिया गया है। ज्योतिषी एवं खगोल घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए इसे बनाया गया था। यहाँ मौजूद प्राचीन उपकरणों से समय, दिशा और ग्रहण आदि का पता लगाया जाता है। इसे बड़ी खूबसूरती से, कुशलता से पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि शताब्दियों पहले भी इतने आधुनिक उपकरणों को ईजाद किया गया था। नेक्स्ट आता है राज मंदिर सिनेमा। जयपुर का सबसे मशहूर सिनेमाघर जहां बॉलीवुड की हर फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। इसे जयपुर की आधुनिक कला द्वारा बनाया गया है। सिनेमाघर की जो छतें हैं उनको ताड़ के पत्थर एवं चमकदार सितारों से सजाया गया है। अगर आप जयपुर आएँ तो यहाँ आकर एक फिल्म देखना तो बनता है। यहाँ 1300 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसकी आकर्षक बनावट के कारण यह दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। नेक्स्ट आता है सिसोदिया रानी गार्डन। जयपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह गार्डन स्थित है। बगीचे की लोभित नज़ारे एवं उम्दा वास्तुकला ने भारत जो पर्यटक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1728 में कराया था। अगर आप जयपुर सौंदर्य की तलाश में निकले हैं तो को आपकी मंजिल यहाँ मिलेगी। हरा भरा वातावरण, इसके बीच चलते पानी के फव्वारे, मनमोहक वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड पार्क। जयपुर का मशहूर शॉपिंग एवं मनोरंजक स्थल जो आपको अपने भव्य आकर्षण से अचंभित कर देगा। यह 11 मंजिला इमारत है जो 2 ब्लॉक में विभाजित की गई है। यह पार्क 52 एकड़ में बने क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 500 कपड़े के स्टोर हैं जिसमें हर तरह के कपड़े आपको मिल जाएंगे। यहाँ एक बड़े फूड कोर्ट भी है। यहाँ बैठकर आप स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं और सिनेमाघर आदि हैं। इसकी शालीनता को आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गोलकुंडा के इतिहास एवं पर्यटन का महत्व दर्शाइए। पहले आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा का दुर्ग, यह नगर दक्षिण भारत के काकतीय वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। काकतीय अपने सुदूर दक्षिण के करिकल चोल के वंशज थे। काकतीय वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा बैट प्रथम माना जाता है। इसने राजेंद्र चोल द्वारा दक्षिण में कराए गए आक्रमण से पैदा अराजकता की स्थिति में वर्तमान आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था जिसे चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके पुत्र पोल प्रथम को 1117 में चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम अहवेमल से बरांगल के पास हमनकोंड प्राप्त हुआ था। पोल के उत्तराधिकारी वैट द्वितीय ने अम्मनकोण में अपनी राजधानी बनाई थी। 12वीं शताब्दी में चालुक्यों के कमज़ोर होने पर पोल राजा द्वितीय ने तेलंगाना में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1717 में की थी। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महादेव का बेटा गणपति 1198 में गद्दी पर बैठा और 1261 तक शासन किया। गणपति के बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी गद्दी पर बैठी और उनके शासनकाल का इटालियन यात्री मार्को पोलो ने बड़ी प्रशंसा की है, जो कि 1293 में काकतीय में मोटुपल्ली बंदरगाह की यात्रा पर आया था।
मार्को पोलो के विवरण में हमें गोलकुंडा का उल्लेख मिलता है। इससे गोलकुंडा के हीरों की खानों एवं हीरा इकट्ठे करने की विधि के बारे में लिखा है इसने। फिर आता है काकतीय राजाओं के अवशेष मौजूद हैं। कहाँ हैं? तो इस समय तक गोलकुंडा के दुर्ग का निर्माण काकतीय राजाओं द्वारा किया गया था। आज भी वहाँ दुर्ग की दीवारें एवं दरवाजों पर काकतीय वंश के शासक की जो कृतियां हैं उनको दर्शाया गया है, लेकिन टूटे फूटे अभिलेख मिलेंगे। काकतीय राज की प्रगति में बाधा 14वीं शताब्दी की प्रारंभ में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर हजार दीनारी के हमले से आई। इस समय वारंगल को राजधानी बनाकर रानी रुद्रमा देवी का दोहित प्रताप रुद्रदेव काकतीय राज्य पर शासन कर रहा था। प्रताप रुद्रदेव ने वीरतापूर्वक मलिक काफूर का सामना किया, किंतु मजबूर होकर भारी धन देकर उसने मलिक काफूर से संधि करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में फैली अव्यवस्था से लाभ उठाकर प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी स्वतंत्रता फिर स्थापित की। फिर गयासुद्दीन तुगलक की केंद्रीय सेना ने काकतीय राज्य पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद तुगलक के समय में फिर केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुए और तेलंगाना दिल्ली सल्तनत के हाथों से निकल गया। फिर आता है कुतुब उल मुल्क की स्वतंत्र सत्ता। जब दक्षिण में 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई तो इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने 1350 में तेलंगाना काकतियों से जीत लिया। लगभग 150 वर्षों के पश्चात बहमनी सल्तनत कमज़ोर होने लगा। बहमनी राज्य का एक तुर्की अधिकारी कुतुब शाह तेलंगाना क्षेत्र का सूबेदार था। कुतुब शाह को बहमनी राज्य की सेवाएं तथा बहमनी सुल्तान शहाबुद्दीन महमूद की एक संकट में जान बचाने के उपलक्ष्य में 1489 में कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो जो बहमनी सुल्तान हैं शहाबुद्दीन महमूद, उनको संकट में जान बचाई थी, इसलिए इनको उपाधि दी गई थी, कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। कुतुब उल मुल्क ने काकतियों द्वारा बनाए गए गोलकुंडा के किले को अपनी जागीर बना लिया। बहमनी सल्तनत अब टूटे फूट का शिकार हो गई थी और इससे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर के स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हो गए थे। कुतुब उल मुल्क ने कुली कुतुब शाह के नाम से गोलकुंडा में लगभग स्वतंत्र सत्ता का उपभोग करना शुरू किया और उसे नवजात राज्य को बचाने में बहमनी सल्तनत से अलग हुए राज्य के अलावा विजयनगर के हिंदू राजाओं से भी संघर्ष करना पड़ा। मतलब उसको बहमनी साम्राज्य से अलग हुए जो हिंदू राज्य थे उनके अलावा जो विजयनगर था उनसे भी इसने संघर्ष किया है। गोलकुंडा के इस राज्य ने पुराने काकतीय राज्य का स्थान लिया था। 3 अगस्त 1543 को मस्जिद में नमाज पढ़ते समय कुतुब उल मुल्क की हत्या कर दी गई और उसका स्थान उसके पुत्र याल कुली जमशेर गद्दी पर बैठा। 1550 में मर गया और सुबहान कुली कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसे गद्दी से उतारकर 6 माह बाद इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक बना। इब्राहिम कुतुब शाह के समय गोलकुंडा शहर के पश्चिम में विस्तार की योजना बनाई गई, जहां आजकल इब्राहिम बाग स्थित है। इसमें मूसी नदी का एक पुल बनाया गया है। उसे एक कृत्रिम झील भी बनाई थी जो हुसैन सागर के नाम से प्रसिद्ध है। यह झील आजकल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। इब्राहिम ने गोलकुंडा में 16 मील दूर एक नए शहर इब्राहिम पाटन में एक कृत्रिम झील बनवाई थी। ये दोनों झील आज भी हैदराबाद शहरवासियों की आवश्यकता की पूर्ति के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इब्राहिम के उत्तराधिकारी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के नए शहरों की नींव डाली है। इससे बन जाने से गोलकुंडा का महत्व कम हो गया है। आज इतिहास से अपरिचित किसी भी व्यक्ति से गोलकुंडा के बारे में पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद शहर में गोलकुंडा को अपने में समेट लिया है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त प्राय हो गया है।
लेकिन इतिहासकार एवं पर्यटकों की दृष्टि से गोलकुंडा अपने विशाल किले, भव्य भवनों और कुतुबशाही गुंबदों के कारण आज भी हैदराबाद के बराबर आकर्षण का केंद्र है। गोलकुंडा के किले की रचना और यहाँ बनी इमारतों की चर्चा यथा स्थान की जाएगी। यहाँ केवल इतना कहना काफ़ी होगा कि भूमि से 400 फीट ऊंचा यह किला बड़ा भव्य है। गोलकुंडा के शासकों के मकबरे भी यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। गोलकुंडा की हीरे की खान मध्य युग में बड़ी प्रसिद्ध थी। एक खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। इस हीरे की चमक से मुगल सम्राट अकबर, शाहजहां, औरंगजेब की आंखें चौंक दिया गई थीं। कई हाथों से गुजरा हुआ यह हीरा आज ब्रिटिश राजमुकुट की शोभा बढ़ा रहा है।